ओके साहिल, कंफर्म कर देना कि रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है यहाँ पर। यस सर। यस हो चुका है। अरे रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो चुका है क्या? अच्छा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है सर, चलो तो फिर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सर इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर लास्ट कुछ हफ्ता इकोनॉमिक्स हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, आज तो होगा। तो इकोनॉमिक्स में सर हम लोग ना थ्योरी ऑफ मार्केट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? थ्योरी ऑफ मार्केट। और मार्केट के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है सर, कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। सर ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली पता है, प्रीवियस रेवेन्यू से लेके अगर अभी तक का सारा क्लास अगर आप लोगों ने गो थ्रू कर चुके हो, बीच में टाइम भी मिल गया है अगर किसी का मिस हुआ था, है ना? आई थिंक आप लोगों ने कर लिया सर। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू, फिर मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया। फिर मैंने परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जाम्पल लिया कि अल्टीमेटली एक पार्ले जी बिस्किट का प्राइस, जो सबसे छोटा वाला पैकेट होता है, उसका दाम 3 टका की होता है। आजकल 5 टका है शायद। तो अब 5 रुपीज में या 3 रुपीज में एक कंपनी कैसे अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, है ना? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये जो बात होता है सर, ये एकदम प्योरली डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। मैंने एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज़ एकदम क्लियरली समझाया गया है। अगर आप लोग क्लास सुने हो या फिर अभी ऑलरेडी बैकअप से कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा। अरे पता है कि नहीं? हाँ, परफेक्ट कंपटीशन বেশ করেছিস ব্যাকআপে পারফেক্ট কম্পিটিশন? তুষার, পারফেক্ট কম্পিটিশনটা কভার করেছিস সবাই जिन लोगों का मिस था? हाँ सर। अरे ओके। तो वहां पर सर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था ना, जिसमें एक तरफ से डिमांड का और एक दूसरी तरफ से सप्लाई का, है ना? तो उसमें बेसिकली जो सप्लायर है, सप्लायर क्या चाहता है सर? सप्लायर ऑलवेज चाहता है, सप्लायर माने दुकानदार, सिंपल सिंप्लीफाई करो सर ना। सप्लायर माने जो दुकानदार होते हैं, शॉप ओनर, है ना? उनका हमेशा इच्छा होता है कि वो ज्यादा दाम में प्रोडक्ट बेचे। बट खरीदने वाले का हमेशा इच्छा होता है कि वो कम दाम में प्रोडक्ट खरीदे, है ना? तो बेचने वाला माने सेलर, सेलर चाहता है, या जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं सप्लायर, सप्लायर चाहते हैं कि उसको ज्यादा दाम मिले। और जो खरीदने वाले होते हैं, जो डिमांड करते हैं, या जिसको हम लोग कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, है ना? कंज्यूमर चाहते हैं कि उनको सस्ता मिले। तो लेकिन मार्केट जो है ना सर, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है, ये ना, ना तो दुकानदार का सुनता है और ना ही कंज्यूमर का सुनता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप लोगों को मैं ग्राफिकली भी समझाया था, मैं याद दिला देता हूँ एक बार। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का चैप्टर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस एज वेल एज इकोनॉमिक्स नॉलेज पर्पस, और जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। मैंने क्या बताऊँ, तो मैं आज आप लोगों को ना मैं एक इंटरेस्टिंग एक केस स्टडीज भी करवाऊंगा हल्का सा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो वेरी एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में मैं डिस्कशंस कर रहा था, तो मैंने, आप लोगों को पता ही है कि मैं स्टॉक मार्केट में जो भी डिस्कशंस करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं इकोनॉमिक्स क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बिकॉज स्टॉक मार्केट और कुछ भी नहीं सर, इकोनॉमी का मिरर होता है। तो वहां पर तो ऑब्वियसली मैं एकदम फुल्ली शेयर मार्केट को फोकस करके समझाता हूँ। बट यहाँ पर तो मैं ज्यादा शेयर मार्केट का बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा सकता हूँ कि आखिर इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन एरिया कितना बड़ा है। और मैं कुछ कंपनी का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ हमेशा करता हूँ बीच बीच में, आज भी करूंगा या फिर आगे आगे भी करते रहूंगा। जैसे ही मुझे कुछ मौका मिले तो मैं जरूर उसको उठाता हूँ। तो ये जो इकोनॉमिक्स का जो एरिया मैं कवर कर रहा हूँ, ये जो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स एज वेल एज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ एक बार।
जस्ट रिकॉल कराता हूँ, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस था, इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन भी बोला जाता है। मैंने बेसिकली जहां पर बहुत सारे लोग खरीदने वाले बायर बहुत होते हैं, सेलर बहुत होते हैं, है ना, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिया था, लाइक वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, है ना, ऐसा मार्केट में जहाँ पर बायर सेलर का बहुत संख्या ज्यादा है, और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे मानो किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 3 रुपीज है ना, इसीलिए मैंने पार्ले जी बिस्किट चूज किया था, बिकॉज पार्ले जी बिस्किट्स का दाम और ये जो एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत मैच कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जाम्पल उठाया जाए। बट आप कुछ भी और एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये सब हो चुका है, जस्ट याद करा रहा हूँ। और इसमें आप लोगों को मैं ये भी सिखाया था कि जो इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री माने वेजिटेबल इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री माने सिर्फ ये नहीं होता कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री का मतलब कोई भी, जैसे बॉलीवुड को भी इंडस्ट्री कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है ना, स्पोर्ट्स को भी, अगर जहाँ बिजनेस होता है, जैसे आईपीएल, आज की डेट में क्रिकेट क्या हो गया सर, एक बिजनेस हो गया, है ना। क्रिकेट अभी देश के लिए कितना खेलना है वो सब तो गोली मारो, गोली मारो, देश के लिए खेलना, पहले आईपीएल खेलो, आईपीएल खेल के मोटा मोटा पैसा कमाओ, और देश के लिए खेलना साइड में रखो, जो अभी इंडियन क्रिकेट का हालत हुआ है सर। सीरियसली मैं लास्ट 3-4 साल से देख रहा हूँ कि इन लोगों का देश के लिए खेलने के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आईपीएल में करोड़ों मिलता है, उसी में पूरा जी जान लगा देता है, ठीक है। तो क्या है, देश के लिए खेल के क्या मिलेगा, हाँ उतना थोड़ी मिलेगा। आईपीएल खेल के जितना मिल जाएगा जिंदगी भर, देश के लिए खेल के भी उतना पैसा नहीं मिलता है जितना आईपीएल में मिल जाता है। सो सर आप एंटी आईपीएल हो गए। नहीं सर, मैं एंटी आईपीएल नहीं हूँ, मतलब मेरा कहना है कि जो लोग देश को रिप्रेजेंट करता है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उनको थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। कि जैसे अब शायद आप लोग सोच ही रहे हो कि मैं क्यों इतना गुस्सा हो गया। इंडिया रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भयंकर तरीके से हारा। मेरे को हार से दिक्कत नहीं है, मेरे को हार से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है किस तरीके से हारा। और ये पहली बार नहीं है, लास्ट लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। चलो फिर भी साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसे कोई हारता है सर, हारने का भी ना एक रेस्पेक्ट होता है कि भाई लड़ के हारा। ये लोग जिस तरह से हार रहे हैं, पता ही चल रहा है कि इनके लिए आईपीएल सब कुछ हो गया। मैं थोड़ा गुस्सा हूँ ऑब्वियसली, आप लोग भी शायद होंगे। क्या साहिल गुस्सा है कि नहीं है? साहिल है क्लास में? साहिल हाँ सर, सही बोल गुस्सा, रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं ना सर, ठीक है। मेरे को बहुत गुस्सा है, मैं देख के ही समझ गया था, ठीक है, कि फर्स्ट इनिंग्स देखे कि इन लोगों के लिए आईपीएल ही सब कुछ है। देश गए भाड़ में, मतलब इमीडिएट रूल आना चाहिए, इमीडिएट रूल आना चाहिए कि जो देश को रिप्रेजेंट करेगा वो आईपीएल में कंडीशन के बेसिस में खेलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर सामने कोई बड़ा टूर्नामेंट हो तो बिल्कुल नहीं खेल पाएगा, ठीक है। इस बार तो बीसीसीआई को डिसीजन दे देना चाहिए था। सामने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो जो लोग देश को रिप्रेजेंट करता है उनको आईपीएल में जगह नहीं मिलेगा, बाकी लोग खेले, है ना। क्या हो जाएगा, एक साल आईपीएल नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में जाके कम से कम 1-2 महीना प्रैक्टिस करता तो शायद थोड़ा लड़ाई दे सकता था। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा टीम होता है हमेशा से, तो मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं हार सकते, हम लोग हार सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट लड़ो तो सही, जो भी हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि बिजनेस जहां जहां है, वहां वहां आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। चलो सर क्रिकेट से वापस आ जाओ, क्रिकेट से वापस आ जाओ, नहीं तो समय क्रिकेट ले लेगा। अच्छा, सबको ही आप लोग क्रिकेट पसंद करते हो, साहिल पसंद करता है ये मुझे पता है, सोमनाथ, तुषार, क्रिश, आप लोगों को क्रिकेट पसंद है? अने यस सर। हाँ सर। अरे बाप रे, क्रिश को पसंद है, तुषार को भी पसंद है, सोमनाथ को, सोमनाथ का आवाज नहीं आ रहा है। सोमनाथ, सोमनाथ पसंद है तेरे को? यस सर। अरे बाप रे, सब क्रिकेट लवर है। इसका मतलब सब आप लोग मेरा बात कनेक्ट कर पाए हो फिर क्रिकेट से लेके बात होगा ना, मैं अभी पूरा पढ़ाई छोड़ दूंगा, इकोनॉमिक्स छोड़ के मैं क्रिकेट लेके बैठ जाऊंगा। मेरे को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है सर, बचपन से, ठीक है। हम किसी का फैन हो नहीं हूँ सर, देश का फैन हूँ, ठीक है, इंडिया को फैन हो, बट किसी पर्टिकुलर प्लेयर का, हाँ जब बचपन में मैं खेलता था सचिन का बड़ा फैन होता था। आजकल हाँ, धोनी को थोड़ा बहुत पसंद होता है, धोनी बहुत पसंद है। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइस टेकर प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट था परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें क्या था कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में किसी प्रोडक्ट का दाम कौन डिसाइड करेगा? इंडस्ट्री डिसाइड करेगा, दुकानदार डिसाइड नहीं करेगा। मैंने जो मार्केट में पोटैटो बेचता है, पोटैटो सेलर, उसी का आलू है भाई। आलू उसका है, पर आलू का दाम वो नहीं तय कर सकता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, यही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करता है, और जो फार्म है, फार्म बने जो सेलर है, बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, बिजनेस कर रहे हैं जो उनको फार्म बोल रहे हैं, वो प्राइस टेकर है। जो इंडस्ट्री डिसाइड कर लिया ना, उसी को लेना पड़ेगा। यानी आप बोलोगे कि भाई मेरा आलू स्पेशल है, बहुत मेहनत से बनाया, मैंने, आप मानो कि किसान हो, फार्मर हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत मेहनत से आलू बनाया, मैं मार्केट में 50 रुपीज केजी में आलू बेचूंगा, लेकिन आपके बगल में कोई बंदा आके 25 रुपीज टका केजी में बेच रहा है। मुझे बताओ, अगर सेम आलू है, आपका 50 रुपीज केजी वाला आलू मार्केट में सेल हो पाएगा अगर बगल में 25 टका केजी बिक रहा है तो? हेलो, प्लीज टेल मी, क्या ये संभव होगा? नो, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि एक आलू वाला तो नहीं है, बहुत सारे आलू वाले होते हैं ना। पोटैटो सेलर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एक बाजार के अंदर कम से कम 5-10 आलू वाला हो जाएगा, एक मीडियम साइज मार्केट में। तो बेसिकली आप यहाँ पर प्राइस को ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, कोई 25 लिख रहा है, कोई 27 ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा इंडस्ट्री पे डिसाइड है। और इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करता है? ये एकदम प्योरली मार्केट पे छोड़ देता है, ओपन मार्केट पे। ओपन मार्केट में पहले तो मार्केट में सप्लायर जो जिस दाम पे खरीदते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाता है। फिर कंज्यूमर का भी एक एरिया है। जैसे मानो, कि अगर जैसे क्या बताऊं आपको, मानो कि पोटैटो सेलर बहुत, पोटैटो मार्केट में बहुत है, बट कोई पोटैटो परचेज नहीं करता है। यानी पोटैटो सेलर बहुत सारे हैं, बट पोटैटो बायर नहीं है। पोटैटो बायर बहुत कम हो गया। तो क्या होगा सर, पोटैटो का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? पोटैटो सेलर बहुत ज्यादा है, हाई है, लेकिन पोटैटो बायर लेस है। तो पोटैटो का प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा? प्लीज टेल मी सर। अरे मार्केट में पोटैटो सप्लाई अगर हाई है पर डिमांड लो है, तो दाम, प्राइस क्या होगा? कम जाएगा। कम जाएगा, है ना? तो बेसिकली मार्केट डिसाइडेड है, पूरा मार्केट डिसाइडेड है। कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, इट्स ऑल डिपेंड। तो सर मैं अभी परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं जस्ट याद दिला रहा था। अब आपको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा सर मोनोपोली मार्केट में। ये सब मैं बोल दिया था ना, बहुत डिटेल्स में हुआ है सर। अगर बाई चांस किसी ने मिस करके रखा, प्लीज एक बार कर लो सर। बहुत डिटेल्स में ये सब चीजें मैंने बोला, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। शॉर्ट रन में कैसे एक परफेक्ट कम्पिटिटिव बिजनेस सुपर प्रॉफिट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट करता है, लॉस करता है ना, कैसे करता है, पूरा डिटेल्स में समझा के रखा है सर। अगर कोई डाउट हो ना, पढ़ के पूछा करो, और ग्राफ को ड्रॉ करते हुए पढ़ो। ऐसे नहीं कि ग्राफ को ऊपर ऊपर से नहीं, ड्रॉ करते हुए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ग्राफ को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ को रीड करने में दिक्कत नहीं होगा, अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो। फिर मैंने आप लोगों को कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व भी बताया था कि सप्लायर साइड में कॉम्पिटिटिव कर्व कैसे बनता है, ये भी समझा चुका हूँ। अगर बाई चांस, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस मिस है, एक सप्लायर कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे सप्लाई करता है और किस पॉइंट पे आने से वो सप्लाई बंद कर देता है, मैंने बिजनेस को बंद कर देता है, नहीं चला सकता वो। तो पूरा सिचुएशन समझा के रखा गया है मैंने, कब वो अपना बिजनेस को बंद कर देगा। मैंने एक सप्लायर को भी सोचना चाहिए कि भाई कब सप्लाई करे और कब सप्लाई ना करे। मैंने ऐसे थोड़ी है कि घर से पैसा देके थोड़ी बिजनेस चलेगा, कितना दिन तक चला पाओगे? तो सप्लाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके समझा गया था, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। प्लीज सर, ये सब चीजें एकदम
हाथ से जाने ना दो सर। ये सब चीज आपको जिंदगी में भी बहुत कुछ सिखाएगा, और सबसे बड़ी चीज एग्जाम में भी बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करोगे। सीए का क्या बात करूँ सर, सीए में तो सीए हो या सीए में, एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी में भी इकोनॉमिक्स हल्का हल्का है, अच्छा खासा। बट सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन में इसको बहुत जगह है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। और आप अगर अच्छे से नॉलेज रखते हो ना, एकदम 50 में 50 ला सकते हो, 50 में 50 ला सकते हो, मतलब 100% मार्क्स कैरी कर सकते हो। सर मजाक नहीं कर रहे हो, एमसीक्यू है ना, एकदम बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ नेगेटिव मार्किंग है, वी अंडरस्टैंड, बट अगर नॉलेज क्लियर है ना तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और मार्क्स कैरी करने वाला पेपर है। सर मैंने फिर आप लोगों को लास्ट क्लास में मोनोपोली मार्केट समझाया था। सर मोनोपोली बिजनेस का क्या क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे कि मैंने इंडियन रेल के बारे में बताया था, आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में शायद बताया था, और भी कुछ बिजनेस के बारे में जरूर बताया होगा, कि जो मार्केट में मोनोपोली बिजनेस एस्टेब्लिश किया है ना, जिसका कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर नहीं है। तो एक मोनोपोली मार्केट में जो बिजनेस करते हैं उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मैंने मोनोपोली मोनोपोली डिमांड कब मैंने मोनोपोली का डिमांड कब कैसे बनता है, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कब और मार्जिनल रेवेन्यू कब में क्या रिलेशंस है, मोनोपोली का कैरेक्टर क्या होता है, मोनोपोली का सबसे बड़ा कैरेक्टर आप लोग मुझे बता सकते हो सर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोपोली। और मुझे बताएगा सर कि मोनोपोली बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, मैंने जिससे पता लग जाएगा किसी को भी कि भाई हाँ ये मोनोपोली बिजनेस हो, ऐसा कौन सा कैरेक्टर से पता लगता है। एक ही सेलर होते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ हाँ बायर्स होते हैं। बायर होता है, थैंक यू सर। सेलर एक होगा बट बायर बहुत सारे होंगे, जैसे कि इंडियन रेल एकदम परफेक्ट एग्जांपल हुआ। इंडियन रेल इसी कारण से एकदम परफेक्ट एग्जांपल हुआ। इंडियन रेल एक कंपनी है, उसका टिकट सबको खरीदना पड़ता है, और इंटरेस्टिंग ये बात है सर कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि उसका प्राइस वगैरह क्या होगा। क्या रेल का टिकट का दाम पब्लिक डिसाइड करता है सर, मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। अरे क्या मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। नो नहीं। रेल अपनी मर्जी से टिकट का प्राइस डिसाइड कर सकता है, अगर चाहे तो दाम बढ़ा भी सकता है, चाहे तो दाम घटा भी सकता है ना। वो अलग बात की रेल के प्राइस को लेके राजनीति होता है, मैं राजनीति का बात नहीं करूंगा, ज्यादा राजनीति का बात नहीं करूंगा। ऐसे राजनीति और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से ही इकोनॉमिक्स बनता है। पॉलिटिक्स माने पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिक्स क्या मतलब है, पॉलिसी मेकर जो होते हैं ना वही पॉलिटिशियंस होते हैं। वो अलग बात की आजकल पॉलिटिशियंस एक गाली में बदल गया है ना, पॉलिटिक्स मत कर, ऐसे जैसे गाली हो गया है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर। अच्छा चलो मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, और तो स्क्रीन शेयर नहीं है ना, नेक्स्ट। तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, और ऐसे मार्केट में ना कोई भी आके एंटर नहीं कर सकता, है ना, कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं होता है। ये सब आप लोगों को पता है, मैं क्योंकि मैं पढ़ा दिया था, ग्राफ भी बता दिया था। फिर मैंने आप लोगों को मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व, है ना, कि कैसे एक मोनोपोली का रेवेन्यू कर्व बनता है, और उसमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। और ये टेबल के थ्रू से मैंने आप लोगों को एनालिसिस भी दिया था। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था सर कि ये जो पॉइंट था एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू में रिलेशनशिप, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू का रिलेशंस एंड इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये ग्राफ याद है आप लोगों को। अरे ये ग्राफ हुआ था कि नहीं हुआ, और अगर हुआ था तो याद है कि नहीं, बाद में क्लास देखे हो, अगर बाई चांस नहीं देखा सर प्लीज देख लो, ये ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आज और रिपीट नहीं करूंगा सर, क्योंकि रिपीट करूंगा तो फिर आगे बहुत सारा चीज़ बाकी है, तो उसमें समय देना पड़ेगा, ऐसे भी बहुत दिन क्लास नहीं हुआ था।
ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना और कोई भी डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। आज मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा सर, जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन। किसका रिलेशन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर जिन लोगों ने डिमांड अभी तक नहीं किया, ठीक है, जिनका स्कूल लेवल में था कोई बात नहीं, जिनका स्कूल लेवल में इकोनॉमिक्स नहीं था उनको शायद ऐसा लगेगा सर मैंने तो डिमांड अभी तक पढ़ा नहीं। सर मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ही मार्केट खत्म हो जाएगा मैं डिमांड ही पढ़ाऊंगा, लेकिन तो फिर क्या समझ में नहीं आएगा? अरे सबको समझ में आएगा, जो कभी ना पढ़ा हो वो भी समझ जाए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एकदम सिंप्लीफाइड चीजें हैं सर, बस थोड़ा समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप समझाऊंगा विथ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, मैंने वैसा मैथ्स नहीं है बाबा, सिंपल मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स। और फिर ये ग्राफ बताऊंगा, ये ग्राफ को भी सिखाऊंगा कि क्या है यहाँ। फिर मैं आपको मोनोपोली बिजनेस में इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फार्म। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे एक मोनोपोली बिजनेस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट में आते हैं। इक्विलिब्रियम माने एकदम ऑप्टिमम लेवल, जिस पॉइंट में बिजनेस प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में रहेगा, है ना, तभी ना बिजनेस आगे जाके सरवाइव कर पाएगा। मानो कि आपने कोई इन्वेंशन किया, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, या फिर आपका दुकान एक स्पेशल पॉइंट में मार्केट में आया है, ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस मोनोपोली क्रिएट किया है। मानो कि आपका सोसाइटी जो है, आप जिस एरिया को कवर कर रहे हो वहां पर आप जैसा कोई नहीं। सर आप बात मेरा समझ रहे हो? इंडियन रेल तो पूरा भारत के लिए एप्लीकेबल हो गया, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोकल बिजनेस जो होते हैं वो लोकलिटी पे डिपेंड करता है, वो इंडिया पे डिपेंड नहीं करता है, मैंने पूरा इंडिया भर में थोड़ी चाहता है। मानो कि आपका जो लोकल एरिया है, ठीक है, जो भी शहर से आप बिलोंग करते हो, जो भी गांव से आप बिलोंग करते हो, या जो भी टाउनशिप सोसाइटी से बिलोंग करते हो, मानो वहां पर आपने कोई दुकान ओपन किया, शॉप, ठीक है, और आपने जब शॉप को ओपन किया, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट या इस तरह का सर्विस आपने जनरेट किया, जो प्रोडक्ट और सर्विस इससे पहले उस एरिया में कोई नहीं दिया है और आगे भी कोई देने का चांसेस नहीं दिख रहा। तो ऐसे सिनारियों में आप मोनोपोली में आ जाओगे ना, फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अगर आप किसी भी तरह से मोनोपोली अचीव कर लेते हो, आगे आपको इक्विलिब्रियम भी होना है। यानी कई बार क्या होता है कि मार्केट तो पकड़ लेता है, पर उसके बाद मार्केट खो भी देता है। मार्केट कैसे खो जाता है? ऐसा नहीं कि आपका मोनोपोली हो गया तो आप लॉस नहीं करोगे। ध्यान से सुनना बात को, मोनोपोली अचीव कर पाना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ी बात है सर, क्योंकि पैसा कमाने का, आप लोगों को पता है सर, इकोनॉमिक्स इज मनी, पैसा कमाने का साइंस है ना। बहुत लोग गूगल में सर्च करते रहते हैं ना, मनी, हाउ टू मेक मनी। सर इकोनॉमिक्स इज द एक्चुअल सब्जेक्ट जो बेसिकली पैसा बनाने वाला कॉन्सेप्ट को बताता है, हाउ टू मेक मनी। ठीक है, कि कैसे पैसा कमाओगे या कैसे रिच बनेंगे, इसका एक्चुअल जवाब इकोनॉमिक्स देता है। गूगल क्या देगा सर? गूगल जो भी बोलेगा इकोनॉमिक्स से लेके ही बोलेगा, जो भी हो, बात को समझो। तो एक मोनोपोली बिजनेस शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है ना। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन माने मानो 4-5 सालों में, लॉन्ग रन माने 10 साल, 15 साल, 20 साल में। तो शॉर्ट रन सिचुएशंस में एक मोनोपोली बिजनेस सुपर प्रॉफिट भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है। सुपर प्रॉफिट भी करेगा, लॉस भी करेगा, लेकिन मेनली मेनली नॉर्मल प्रॉफिट ये नहीं करता है। सॉरी सर, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं करता है ये। अगर मोनोपोली बिजनेस टिक गया ना मार्केट में, या तो सुपर प्रॉफिट करेगा या तो लॉस करेगा। ये सब बीच वाला बात नहीं है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था। परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल भी होता है, सुपर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बट मोनोपोली बिजनेस अगर शॉर्ट रन में स्पेशली सुपर प्रॉफिट करेगा या तो लॉस करेगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर मोनोपोली करके भी लॉस? यस सर, मोनोपोली बनाने के बाद भी आप लॉस में जा सकते हो, तो बच के रहना रे बाबा, है ना। ऐसा नहीं कि मोनोपोली हो गया तो अहंकार। अहंकार क्या जानते हो सर? अहंकार समझते हो? हाँ सर, संस्कृत, हिंदी, बंगाली सभी में यूज होता है, अहंकार हो गया।
अहंकार का मतलब यहाँ जब आपको लगने लगता है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। घमंड। घमंड, हाँ ठीक है। जब आपको घमंड हो जाता है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, हाँ, मेरा मेरा जगह कोई नहीं ले सकता, मैं जो बोलूंगा जो बेचूंगा उसी में सबको रहना पड़ेगा, है ना, इस तरह का घमंड आ जाता है। और घमंड किसी का नहीं टिकता है सर, घमंड किसी का नहीं टिकता है। हाँ हो सकता है कि कोई ज्यादा दिन टिक जाए घमंड लेके, लेकिन घमंड दूर जरूर होगा सर, होगा ही होगा, है ना। जैसे वो एक हिंदी गाना है, ठीक है, गोरे रंग पे तू इतना घुमंड ना कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, है ना। तो जो भी हो, चाहे किसी का गोरा रंग हो या किसी का बड़ा बिजनेस, मतलब बड़ा पैसा हो, बिजनेस बड़ा होने से प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा पैसा हो, घमंड करोगे। मतलब घमंड क्यों हो रहा है, मोनोपोली, मेरा गाड़ी मेरा बाड़ी। अरे भाई मेरा गाड़ी मेरा बाड़ी ठीक है, चलो आपने बनाया मैं मान लिया, बट एक्चुअल में आप, आपको ये बना, मतलब इसमें ऐसा बोलने से लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सर आप क्या पुराने जमाने का बात करते हो। लेकिन सर मैं पर्सनली मानता हूँ कि इंसान जो भी करता है या फिर उसके अंदर जो भी खूबियां है ना, ये चीज अगर वो ऊपर वाले को डेडिकेट कर देना तो जिंदगी बड़ा आसान हो जाता है। समझ रहे हैं सर, भगवान पे अल्लाह पे डेडिकेट कर दो कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, तो ये बंदा ना कभी जिंदगी में फेलियर नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब घमंड आ जाता है, घमंड माने सब मैंने किया। और ये घमंड इंसान को बहुत ही खतरनाक हालत में डाल सकता है। रिच होने के बाद भी अनिल अंबानी को देख लो, विजय माल्या को देख लो, और भी नाम ले सकता हूँ, बिग बाजार का किशोर बियानी को देख लो, और भी है, जिसने भी घमंड किया वो गिरा है सर, नाक पे गल गिरा है, जोर का चोट लगा है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दे सकता, उतना नॉलेज मेरे पे नहीं है, बट जो भी इंसान को कर्म करना चाहिए ना, इवन आप लोग अभी स्टूडेंट हो ना, आप पढ़ाई करो, तो आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इतना मत सोचो, आप अपना जी जान लगा दो और डेडिकेटेड टू ऊपर वाला। अब मानो ना मानो, सुप्रीम पावर, अल्लाह, भगवान, जो नाम से जानते हो आप लोग, डजेंट मैटर, आपका कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान कृष्ण हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, शिव जी हो सकते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना जो भी नाम है। लेकिन अगर आप फुल्ली डेडिकेट हो जाते हो ना कि भाई मैं इनके लिए कर रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है उनके लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, आप देखना आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट जिंदगी में जिस दिन ये चीज रियलाइज हो जाएगा ना, आप देखना जिंदगी बड़ा आसान हो जाता है और आप आसमान छू लोगे। सर छोड़ो सर, ये सब बात नहीं करना है मुझे, ये सब बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो जो भी हो, मोनोपोली बिजनेस सुपर प्रॉफिट भी करता है, मोनोपोली बिजनेस लॉस भी करता है, और मोनोपोली बिजनेस लॉन्ग रन में, मैं ये सब पढ़ाऊंगा सर, ये तो जस्ट मैं भी डेमो दे रहा हूँ। मोनोपोली बिजनेस लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट भी करेगा, ये तो शॉर्ट रन था, लॉन्ग रन में भी सुपर प्रॉफिट करेगा, लेकिन ना तो लॉस करेगा और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट सर, यानी मोनोपोली करके लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, कोई लॉस कोई नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नहीं रहेगा वो, सुपर डुपर प्रॉफिट करेगा। एक बार अगर टिक गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बस टिकना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है सर, जितना इजीली मैं बोल रहा हूं, इतना स्मूथ केक वॉक तो नहीं है, केक वॉक तो नहीं है। और एक चीज है सर, मोनोपोली में ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। सर ये कैसे है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, माने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्राइस होते हैं, ये मोनोपोली बिजनेस करते हैं, जो मोनोपोली बिजनेस चलाते हैं ना ये करते हैं। जैसे आपको मैं रेल का ही बता रहा हूँ, रेल में आप लोग सभी को रेल के बारे में जानते हो, इंडियन रेल के अंदर आपको कितना तरह का टिकट का क्लास दिखता है सर, लॉन्ग लॉन्ग रूट का जो ट्रेन होता है, बोलो। एक होता है चालू डब्बा, है ना, करंट टिकट, माने चालू डब्बा, उसमें उतना फैसिलिटीज नहीं होता है, करंट टिकट लेके आप चढ़ सकते हो लेकिन मतलब अनरिजर्व। एक होता है स्लीपर, एक होता है थर्ड एसी, इसका भी एक हो गया थर्ड एसी इकोनॉमी, न्यू हो गया सर, थर्ड एसी नॉर्मल, थर्ड एसी इकोनॉमी हो गया, यानी उसमें थोड़ा सा कंजेशन ज्यादा है,
और एक हो गया थर्ड एसी नॉर्मल, सेकेंड एसी एंड फर्स्ट एसी। कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ सर, बोलो। डिस्क्रिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने भेदभाव चल रहा है, ठीक है। जो रिजर्व टिकट नहीं काट सकता उनके लिए करंट टिकट, जो स्लीपर क्लास का रिजर्व किया उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा, जो थर्ड एसी इकोनॉमी लिया एसी में चढ़ेंगे बट इकोनॉमी थोड़ा सस्ता में चलेगा, थर्ड एसी नॉर्मल, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। तो मोनोपोली में डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, समझ रहे हो सर? आगे और चर्चा करेंगे सर इसके बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं सर। उसका मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने मोनोपोली में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है ना, हर चीज कर सकता है वो। जैसे गूगल के हाथ में पूरा मोनोपोली है मार्केट का, है ना। डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड का पूरा मोनोपोली है गूगल के हाथ में, यस और नो? ये जो गूगल है, आपको पता है कि गूगल का क्या क्या मोनोपोली है? जैसे सर्च इंजन में गूगल का पूरा मोनोपोली है, मैप में बहुत ज्यादा मोनोपोली चल रहा है, न्यूज पे तो बहुत ज्यादा। ये जो गूगल न्यूज है ना, इससे बहुत कमाता है ये न्यूज। जो हम लोग मोबाइल में स्पेशली एंड्रॉयड फोन में न्यूज हमेशा आता रहता है, उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट, है ना। और न्यूज के थ्रू से, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, पूरा मार्केट कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो गूगल एड्स होते हैं ना सर, ये गूगल एड से पूरा यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, है ना। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं मार्केटिंग के तौर पे हमारे सामने आ जाते हैं, सब चीज गूगल के हाथ में। तो गूगल कुछ चीजों में ना एकदम मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। जैसे गूगल एड्स, ये गूगल का सबसे बड़ा पैसा इसी से आता है। 95% रेवेन्यू ऑफ द गूगल इज कम्स फ्रॉम द गूगल एड। पता था आप लोगों को? हाँ सर। ये जो गूगल पैसा कैसे कमाता है, हम लोग तो सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पैसा देते हैं क्या? अरे हम लोग सारा दिन गूगल को सर्च करते रहते हैं, गूगल क्रोम के थ्रू से ऑनलाइन में एंट्री करते हैं, यूट्यूब में सारा दिन वीडियो देखते रहते हैं। क्या इसके लिए यूट्यूब को, गूगल को पैसा देते हैं? नहीं, तो फिर गूगल कमाता कैसे है? ऐड से। एड से, समझ रहे हो सर? तो ये एड जो है ना, यही गूगल का मेन रेवेन्यू का सोर्स है, और इसमें गूगल का मोनोपोली है। और भी कंपनीज है, बिंग है, याहू है, दो चार कंपनीज है, बट गूगल का कॉम्पिटिटर एक्चुअली कोई नहीं बन पाया अभी तक। तो चलो ठीक है, ये सभी बातें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट सर, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर मोनोपोली, ये धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अल्टीमेटली प्राइस डिटर्मिनेशंस होते हैं। आपको मैं एक चीज इंटरेस्टिंग और एक चीज बताता हूँ। ये सभी पॉइंट आप लोग सीखने के पीछे का रीजन क्या है, कि क्यों इतना पढ़ना है। मतलब मन में सवाल चलता है ना, कि सर पढ़ के क्या होगा। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ, आप लोग आगे जाके जॉब करोगे ना, कॉर्पोरेट जॉब, हाँ रे, सबको आगे जाके टॉप लेवल जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस बनाने का मन कुछ तो है, सबको है सर, सबको पता है, चाहे बोलो ना बोलो। अच्छा नौकरी मिले, मतलब मोटा मोटा अमाउंट का नौकरी मिले, ठीक है, या फिर एक बड़ा बिजनेस बना ले, एंटरप्रेन्योर बन जाए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि आप लोग ये सब इकोनॉमिक्स को अगर समझ पाओगे तो क्या कर सकते हैं, कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन एरिया क्या है। जैसे ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या प्रोडक्ट प्राइस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इसी के ऊपर बेस करके आज सुबह ही मैंने एक्चुअली एक कंपनी के बारे में बता रहा था। तो इस तरह का कंपनी के बारे में ना आप लोग भी जानते हो। एक कंपनी है, नाम सुना है कभी? रेट गेन बोल के कंपनी है, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? एनी आइडिया सर? नहीं सर। ओके सर, कोई बात नहीं, जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कैसे होगा सर। ये सब जितना आप लोग समय दोगे ना इकोनॉमिक्स में, मार्केट में, फाइनेंस में, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये मैं केस स्टडीज कर रहा था। तो इज रेट गेन बिहाइंड फ्लक्चुएटिंग एयरलाइन एंड होटल प्राइसेस, ये एक केस स्टडीज है, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा रेट गेन करता क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्राइस के बारे में बताया, जैसे होटल प्राइस, ठीक है, जैसे फ्लाइट का प्राइस, ये रेट गेन क्या करता है, मार्केट में जो होटल चलाते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं इसको,
एयरलाइंस कंपनी है, ठीक है, उनको डेटा प्रोवाइड करना, कॉम्पिटिटिव डेटा। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ कि है क्या चीज है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, नहीं तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। मैं ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है सर, रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। तो अभी इसका थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट लाइन में है हल्का, तो फ्यूचर में इसका अच्छा दाम होगा सर, ठीक है। ऐसे 4-5 महीने पहले भी इसका एक अच्छा जनरेट हुआ था। अब चलो मैं स्टॉक मार्केट लेवल में बात नहीं करूँगा, जस्ट आपको रेट गेन के ऊपर दिखाता हूँ कि रेट गेन करता क्या है। इस साइड में जाता हूँ सर, ये सौरभ प्रकाश इसका वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। रेट गेन 24/7 सबमिट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस दैट दे हेल्प अस टैकल एनी चैलेंजेस, ठीक है। तो बेसिकली छोड़ो वो सब, मेनली ये करता क्या है देखो, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, मेनली एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ठीक है, क्रूज फेरीज, होटल, मेनली एयरलाइन होटल, ये सब में इनका ज्यादा फोकस एरिया है। तो ये मेनली क्या करता है, प्राइस कंपैरिजन करके देता है होटल वाले को कि मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है, आप देखो, और उसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना प्राइस सेट करो मार्केट कंपटीशन के ऊपर। जैसे मैं मानो कि जब होटल पीक टाइम पे होते हैं, ठीक है, तो होटल वाले अगर मार्केट डिमांड हाई होता है तो होटल वाले अपना चार्ज बढ़ा सकता है। अगर मार्केट में हाई डिमांड है तो होटल वाले किसी एरिया में, जैसे मानो अभी गर्मी का टाइम है, कुछ दिन पहले समर वैकेशन चल रहा था, तो जो हिल स्टेशन है वहां पर होटल हाई डिमांड में था। तो ऐसे सिचुएशंस में होटल जो चलाते हैं वो होटल को सपोर्ट दे रहा है कि भाई आप जानो कि मार्केट में कितना डिमांड है, ठीक है। तो अगर हाई डिमांड है तो आप अपना प्राइस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा गेन भी हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये रेट गेन जैसे कंपनी, इसको बोलते हैं सैस कंपनी। क्या बोलते हैं सर? सैस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। समझ रहे हो सर? सॉफ्टवेयर एज सर्विस। मैं आप लोगों को बेसिकली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे कंपनीज के बारे में जानो। ये सब न्यू एज बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस आइडिया है, जो आपको सिखाएगा कि आज के डेट में बिजनेस किस लेवल में होता है, ठीक है, आपको नॉलेज मिले, ठीक है। तो ये देखो मैं जस्ट यहाँ पर ये सब बिजनेस के लिए काम करते हैं। ये देखो Booking.com, एगोडा, ये सब क्या है, ये लोग कौन है, ये लोग होटल बुकिंग कंपनीज है, फ्लाइट बुकिंग कंपनीज है ना। तो इनके ऊपर बेस करके इनका पूरा डेटा बेस है, और ये डेटा बना के कंपनीज को बेसिकली शेयर करते हैं, होटल वाले को, आपका फिर क्या बोलते हैं, फ्लाइट कंपनीज को। उनके ऊपर डिपेंड करके वो लोग अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये केस स्टडीज से कि एक्चुअल केस क्या है, कि प्राइस डिटर्मिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, मैं आप लोगों को रियल मार्केट समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में, और ये जो मैं अभी आपको थोड़ा सा स्टोरी सुना रहा हूँ, ये एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, ठीक है, मैं जस्ट हल्का सा आइडिया दूंगा कि बोलते हैं कि द वे दैट एन एयरलाइन और होटल इंडल्ज इन डायनामिक प्राइसिंग इज टिपिकली क्वाइट स्टैटिक। दे नो दैट पीपल ट्रेवल मोर ड्यूरिंग द हॉलीडे। लोगों को पता है कि हॉलीडे में लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, सो दे विल बम्प अप देयर प्राइस देन, और दे नो दैट देयर इज वन टाइम बिग इवेंट हैपनिंग इन अ सिटी। जैसे अगर मानो कभी वर्ल्ड कप फाइनल है मुंबई में, तो मुंबई जाने का फ्लाइट का टिकट बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह का डेटा, डिस्पाइट द वास्ट ट्रोव्स ऑफ डेटा these folks have, their dynamic pricing is not really personalized to each and every traveler। तो पर्सनलाइज नहीं है, तो ये ना इंडिविजुअल वाइज पर्सनलाइज माने पर्सन टू पर्सन प्राइस दे सकता है। माने एयरलाइंस कंपनी आपके बारे में जान के आपके लिए स्पेशल प्राइस रेडी करेगा, होटल वाले आपके बारे में जान के आपके लिए स्पेशल प्राइस रेडी करेगा। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, मतलब आप सोचोगे ना तो पागल हो जाओगे कि ये भी हो सकता है कि एक होटल वाले अपने क्लाइंट के लिए पर्सनल प्राइस, पर्सनलाइज प्राइस दे सकता है। जैसे किसी को पता है कि भाई होटल में जाना है तो अच्छा व्यू चाहिए, पूल साइड में रहना है, ठीक है, मिडनाइट ऑर्डर करना है, तो अगर आपके बारे में डेटा समझ में आ जाता है ना, तो वो होटल वाले को ये सब सप्लाई करेगा कि ईच इंडिविजुअल्स के बारे में सारा डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, और इस डेटा के बेसिस में होटल जो भी आप बुक करोगे तो उसके बेसिस में आपके लिए डेटा एज सर्विस काम करेगा, और कंपनी के लिए भी रेट गेन हो जाएगा। कंपनी आपकी स्पेसिफिक काम करेगा, कस्टमर स्पेसिफिक,
तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा। तो ये कंपनीज इस तरह से न्यू डे में काम कर रहे हैं सर। जैसे आकाशा एयरलाइन बोल के राकेश झुंझुनवाला का कंपनी रिसेंटली लॉन्च हुआ है सर। आकाशा एयरलाइन इन जैसे कंपनीज के साथ टाई अप हुआ। तो ये ना जानना चाहता है आकाशा एयरलाइन की मार्केट में क्या प्राइसिंग है, कौन सा प्राइस आकाशा के लिए सही रहेगा, मार्केट में डिमांड क्या है। बात समझ रहे हो? प्योर इकोनॉमिक है, प्योर इकोनॉमिक्स है। तो आकाशा एयरलाइन जानना चाहता है कि भाई क्या दाम मैं अपने कस्टमर के लिए रखूं। और उसमें ये जो कंपनी है रेडगेन जैसे कंपनी, ये मार्केट पूरा डेटा एनालिसिस कर लेता है। डेटा एनालिसिस कर ले करके ईच एंड एवरी कंपनीज को वो डेटा एज ए सर्विस प्रोवाइड कर देता है। और कंपनी उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग फैक्टर बनाते हैं। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हल्का हल्का समझ में आ रहा है? ज्यादा अगर समझ में ना भी आए, एटलीस्ट हल्का तो समझ में आ ही रहा होगा। हेलो, हाँ बोलो सर। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? हाँ हाँ ये ओके सर। ओके सर, ठीक है। तो ठीक है सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। अब ये सब मैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्लास में बात कर रहा था कंपनी के बारे में एनालिसिस के टाइम पे। तो जस्ट मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि डिमांड सप्लाई प्राइस डिटर्मिनेशन कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ा से बड़ा बिजनेस। जैसे एक कंपनी है, आप लोगों को मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ। जैसे स्काई स्कैनर बोल के कंपनी है, ठीक है, स्काई स्कैनर। ये स्काई स्कैनर कंपनी ये भी ना इसी तरह का काम करते हैं। ये आपको ना दुनिया भर का, आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है। अगर आपको मानो फ्लाइट में कहीं जाना है, से फॉर एग्जांपल आपको कोलकाता से कहाँ जाना है बोलो, कोलकाता से बैंगलोर जाना है। ये कोई फ्लाइट बुकिंग कंपनी डायरेक्टली नहीं है सर, बट ये ना डेटा सर्विस प्रोवाइड कंपनी है। मानो आप एक परचेज एक डेट दे दो सर, से फॉर एग्जांपल आप इस डेट में जाना चाहते हो और आप यहाँ पर एक एडल्ट इकोनॉमिक प्राइस चाहिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, देखो क्या होगा। कोलकाता से बैंगलोर जाने के लिए, कोलकाता से बैंगलोर जाने के लिए सबसे बेस्ट प्राइस बता रहा है 6600 इन दैट डेट। 2 घंटा 45 मिनट में आपको पहुंचाएगा। सबसे सस्ता है 6152, 4 घंटा 20 मिनट लगेगा। और फास्टेस्ट है 2 घंटा 20 मिनट, 6659 रुपया लगेगा। ये ना अलग अलग कंपनी का डेटा देख मतलब मार्केट में लगा के रखा है और उसके ऊपर बेस करके ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है आपको। इसी तरह से ये कंपनी के साथ भी कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो आजकल ना ये डेटा एज ए सर्विस बहुत बड़ा चीज हो गया है। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी भी डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं क्या प्राइसिंग रखूं ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। चलो सर, ये जस्ट मैं रियलाइज कर रहा था तो इसीलिए मैंने थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी डोंट वरी सर, अभी तो आप लोग बस फाउंडेशन लेवल में हो। अभी आप लोगों को बहुत नॉलेज ज्ञान गेन करना है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग कोर लेवल में जाके नॉलेज, ठीक है, ताकि कोई कुछ समझाने से ना समझे सर, आप खुद समझो। ठीक है, यही रीजन है कि कोर नॉलेज का दाम होता है सर। जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो सुन लिए, एक इन्फॉर्मेशन आ गया सर। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि किसी ने कुछ बोला आपको, आप उसी को दिमाग में रख के सोच रहे हो कि आप बहुत जानते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और नॉलेज क्या होता है कि जो अगला बोल रहा है ना, उसको एनालिसिस करने का भी आप में दम होगा। ये होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनने वाले बंदे और उसको शो ऑफ करने वाले बंदे, और एक होते हैं जो रियल में जानता है और हर चीज को एनालिसिस करना जानता है। इसलिए आपको कोर नॉलेज रखना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप ना इंफॉर्मेशन को भी समझ पाओगे और उसके अंदर का बात को भी समझ पाओगे। ठीक है, आजकल इंफॉर्मेशन बहुत है सर, बट सही और गलत में फर्क करने के लिए अंदर से दम होना चाहिए। नहीं तो जैसे एक गाना है ना सर, लुट गए हम तो तेरी मोहब्बत में, फिर आप लोगों को ऐसे गाना गाना पड़ेगा, लुट गए हम तो तेरी इंफॉर्मेशन में। चलो सर, कोई बात नहीं। अब मैं कहाँ आऊंगा सर? चलो कोर एक्टिविटी में। ओवरव्यू बहुत हो गया सर। कोर एक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशन, क्या रिलेशन?
सर सबसे पहले तो मुझे आपको ये चीज बताना पड़ेगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्या मुझे कोई बता सकते हो सर कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एनी आइडिया? जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो पहले, या मेरे क्लास किए हो, या फिर स्कूल में पढ़े हो, कभी भी पढ़े हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एनीवन? थोड़ा सा ट्राई करो, कौन बोलेगा मुझे? कोई बात नहीं सर, सुनो सुनो सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, ध्यान से सुनना, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके उसके डिमांड में जो चेंजेस आते हैं उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको फ्लाइट के टिकट के बारे में बता रहा था, ठीक है, फ्लाइट के टिकट के बारे में बता रहा था। जैसे किसी को अगर बैंगलोर, कोलकाता से बैंगलोर जाना है, कोलकाता से बैंगलोर जाना है, से फॉर एग्जांपल जून में ही जाना है, ठीक है, जून का मंथ चल रहा है और आज के डेट में अगर आप देखोगे 15 को देख लेते हैं, ध्यान से सुनना सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा रहे हैं रियल लाइफ डेटा से समझा रहा है। सर अगर कल किसी को बैंगलोर जाना है तो प्राइस बता रहा है सर, मिनिमम प्राइस है 20,572, फास्टेस्ट बता रहा है 23,600, 23,602। कौन लेके जाएगा? आकाशा एयरलाइन। कौन लेके जाएगा सर? आकाशा एयरलाइन, ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट है। इंडिगो भी है, बट आकाशा एयरलाइन भी कोलकाता से चालू हो चुका है, वाह, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैं भी क्या कहना चाहता कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है या घट जाता है, प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके, प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके किसी प्रोडक्ट का या सर्विस के डिमांड में जो परिवर्तन होता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। मानो कि अगर आपको लगता है कि ये प्राइस हाई है तो डिमांड कम हो सकता है, अगर आपको लगता है कि प्राइस लो है तो डिमांड बढ़ सकता है। तो प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके जब प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड में परिवर्तन होता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या बात समझ में आया सर? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं बस इतना बोला कि प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके जब प्रोडक्ट या सर्विस के डिमांड में चेंजेस आता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी माने डिमांड का बढ़ना या घटना, इलास्टिसिटी माने डिमांड का बढ़ना या घटना, समझ रहे सर? हाँ, डिमांड का बढ़ जाना या घट जाना उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अब अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके जब किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड पर परिवर्तन होता है तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इसको फॉर्मूला वाइज ऐसे लिखा जाता है सर, परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस। सर माने बहुत सिंपल है, किसी प्रोडक्ट का, ये सब डिमांड में पढ़ाऊंगा सर, डिमांड जब आएगा ना सर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। परसेंटेज डेल्टा पी माने किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, से फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का दाम 5,000 था, 5,000 से मानो जैसे फ्लाइट का टिकट 5,000 था, 5,000 से ये प्रोडक्ट का दाम 20% में इंक्रीज हो गया, तो 5,000 से अगर कोई प्रोडक्ट 20% इंक्रीज हो गया कितना हो जाएगा? 1,000, 6,000 हो गया। तो इसके डिमांड में जो परिवर्तन होगा, से फॉर एग्जांपल 20% दाम बढ़ने के कारण, 20% दाम बढ़ने के कारण अगर डिमांड, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, दाम बढ़ने से डिमांड घटता है कि बढ़ता है? नॉर्मली क्या है डिमांड का बेसिक रूल, क्या है? प्लीज बोलो सर। हाँ सोमनाथ, घटता है साहिल, सर। दाम बढ़ने से डिमांड घट जाता है ना? वेरी गुड सर। तो मानो कि पहले प्राइस टिकट का डिमांड से फॉर एग्जांपल 15%, ठीक है, 15% डिमांड में इंक्रीज था, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ गया 15% से ये 10% में चेंज हो गया, माने डिमांड डिमांड घट गया। तो सिंपल बात है कि प्राइस बढ़ने के कारण अगर डिमांड घट जाए या बढ़ जाए जो भी हो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बेसिकली मेन चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करता है?
प्राइस के ऊपर, इसलिए परसेंटेज डेल्टा, डेल्टा क्या रेफर करता है सर, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। ओके, डेल्टा माने चेंज, परसेंटेज माने बेसिकली इसको परसेंटेज फॉर्म में बताया जा रहा है। ये 20% में चेंज होगा, तो अगर डिमांड 40% में बदल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, 22 माने बेसिकली इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी 2 माने इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा माने मोर देन इलास्टिक, माने मार्केट हाईली इलास्टिक है, माने इस मार्केट में प्रोडक्ट बिजनेस करना अच्छा है, जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हाई होते हैं उसमें बिजनेस करना अच्छा होता है। ये सब डिमांड में समझाऊंगा, डिमांड बढ़ाने के टाइम पे सब समझाऊंगा। अगर मानो 20% दाम के कारण अगर डिमांड घट जाए, से फॉर एग्जांपल 20% आपका प्राइस बढ़ा है और आपका डिमांड जो है वो 10% हो चुका है, तो आपका ये आधा हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे 0.5 माने लेस देन इलास्टिक, माने 1 से कम है। इलास्टिसिटी बेसिकली 1 से डिनोट होता है, इलास्टिसिटी बेसिकली 1 से डिनोट होता है। 1 माने यूनिट इलास्टिक, 1 से ज्यादा हो तो मोर इलास्टिक, 1 से कम हो तो लेस इलास्टिक। बात समझ में आ रहा है? और जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी जितना हाई होता है उस प्रोडक्ट का मार्केट में ऑलवेज एक डिमांड सप्लाई सिचुएशंस बना रहता है और बिजनेस में भी बड़ा मजा आता है। समझ में आ रहा है? और जो लेस इलास्टिक होता है ना उसको बिजनेस करने में थोड़ा सा मुश्किल, लेस इलास्टिक प्रोडक्ट का बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसी तरह से इलास्टिसिटी के ऊपर बेस करके ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है। इलास्टिसिटी 1, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, इलास्टिसिटी 1 से कम। ठीक है, तो इलास्टिसिटी 1 से कम होने से क्या होगा, इलास्टिसिटी इक्वल 1 होने से क्या होगा, और इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होने से क्या होगा, और उसके ऊपर डिपेंड करके मोनोपोली कर्व में क्या होगा। यही चीज समझाना है सर, ये ग्राफ को समझाना है। चलो, तो मार्जिनल रेवेन्यू, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने रेवेन्यू का क्लास कर चुका सर। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इसमें एक फॉर्मूला काम करेगा सर। क्या फॉर्मूला है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई, जहां पर ई का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना। अब मैं ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनाऊंगा आप लोगों को, आप लोग बस इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन दें। तो फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू इफ वी एज्यूम AR इक्वल्स टू 5। हम लोग एज्यूम करेंगे कि बिजनेस में एवरेज रेवेन्यू 5 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, अगर एवरेज रेवेन्यू 5 है तो मार्जिनल क्या होगा। बस एक छोटा सा कंडीशन बता रहा हूँ सर, मैं ये आशा कर रहा हूँ, मैं आई होप कि आप लोगों ने रेवेन्यू का क्लास कर चुका सर। मैं बार बार सबको बोला कि सर रेवेन्यू का क्लास थोड़ा कर लिया करो, तो आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगा, क्योंकि ये मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। अब आगे देखें ध्यान से सर, अगर मानो इलास्टिसिटी 1 है, मैं आपको अभी समझा रहा था कि किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 माने वो उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं सर उसको, यूनिट इलास्टिक माने नॉर्मल इलास्टिसिटी। अगर 1 से ज्यादा है माने मोर देन इलास्टिसिटी, और 1 से कम है माने लेस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब अगर इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है सर, हमें पता है ना AR क्या है 5। तो इफ AR इक्वल्स टू 5, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू 5, वी नीड, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। ध्यान से सुनना, जस्ट मैथमेटिकली पुट होगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 5 इंटू 1, ई माने क्या, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, और एक इधर फॉर्मूला में 1 है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 1 माने 0, 1 माइनस 1 माने 0, 0 बाई 1 माने 0, और 0 से जो टकराएगा 5 के साथ 0 इंटू करने से क्या होगा 0। सो इफ AR इक्वल्स टू 5, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0। अगर एवरेज रेवेन्यू 5 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा जब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं समझाऊंगा इसको, बट पहले आप मैथ्स को देखो। क्या आपको ये बात समझ में आया सर, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट पुट किया फॉर्मूला पे। तुषार, क्रिश, साहिल, सोमनाथ,
टेल मी सर, जीरो कैसे आया, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा मेहनत और करो। थैंक यू सोमनाथ। क्रिश को समझ में नहीं आया क्या? हाँ क्रिश, आया सर। ओके। अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ। अगर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा क्या ले सकते हैं, 2। सिंपल लेते ना सर, 2 की जगह 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। बस एग्जाम्पल है। अगर इलास्टिसिटी 2 है, एक से ज्यादा है, माने जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, माने उसको ना हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। माने थोड़ा सा दाम परिवर्तन में इसके डिमांड में ना इधर उधर हो जाता है, आसमान जमीन हो जाता है। हाईली इलास्टिक, दाम बढ़ जाएगा डिमांड घट जाएगा, दाम गिर जाएगा डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कुछ शेयर होते हैं मार्केट में, शेयर में से थोड़ा सा दाम गिर क्या गया, एकदम पागल की तरह लोग खरीदने लगते हैं। बढ़ क्या गया, बेच दो बेच दो बेच दो, ऐसे होते हैं। सोना का दाम, जैसी मार्केट में खबर आता है सोना कल से 1000 टका में कम में रहेगा, क्या होगा सर सोना का डिमांड? आप बोलो ना। गोल्ड प्राइस अगर कर खबर मिलता है कि सोना का दाम गिरेगा, कल क्या होगा मार्केट में? लोग लाइन लगा के सोना लेगा सर, बहुत सारे लोग, है ना। पेट्रोल का प्राइस, जस्ट इमेजिन, अगर आज रात को खबर आ जाए कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, तो सारे के सारे लोग पेट्रोल पंप पे लाइन लगा देगा, ये सर नो? अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, यस सर। समझ गए ना? यही है इलास्टिसिटी हाई होने का, यही कॉन्सेप्ट है। जो एक से ज्यादा इलास्टिक होते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट वैसे होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट, जैसे रेगुलर जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसका इलास्टिसिटी नॉर्मल है, आलू प्याज, मैंने नॉर्मल जो डेली का खाने पीने का चीज है। कुछ होते हैं जो लेस इलास्टिक होते हैं, लेस इलास्टिक, दाम बढ़े गिरे डजंट मैटर, चलो लेस इलास्टिक, उतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोरोना के टाइम पे वैक क्या बोलते हैं उसको सैनिटाइजर और मास्क, कोरोना टाइम पे क्या हो गया था? कोरोना के टाइम पे डिमांड बढ़ गया था सैनिटाइजर और मास्क का। तो फिर वो इलास्टिक हो गया था कि लेस इलास्टिक हो गया था? इलास्टिक हो गया था। इलास्टिक हो गया था, हाई इलास्टिक हो गया था, हाईली इलास्टिक हो गया सैनिटाइजर और मास्क को। हाईली इलास्टिक, नॉर्मल इलास्टिक या लेस इलास्टिक? बोलो। कल अगर मार्केट में खबर आता है कि सैनिटाइजर का दाम बढ़ जाएगा, तो कितना लोग मार्केट में जाकर लाइन लगा के सैनिटाइजर करेगा, खरीदेगा या मास्क परचेस करेगा? डिपेंडिंग ऑन द करेंट सिचुएशन। क्या बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगा सर, या बहुत ज्यादा डिमांड गिर जाएगा? बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होगा। हाँ सर बोलो। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होगा। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होगा, एक नॉर्मल है, मैंने बेसिकली अभी करंट सिचुएशंस में लेस इलास्टिक सिचुएशंस में, है ना। यस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सर, यही बात तो कहना चाहता हूँ। ठीक है, अ, जैसे रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस किया, जैसे रमजान के टाइम पे, ठीक है, ये ईद चलता, ईद ईद होता है ना सर, जैसे मुस्लिम का बहुत फेमस त्योहार है, साहिल को पता है, पता क्या है, साहिल पालता भी है। तो रमजान के टाइम पे कोलकाता फ्रूट मार्केट का हालत भयंकर हो गया था। मैं आपको क्या बताऊं, केस्टुपुर एरिया में जितने भी फ्रूट सेलर थे, उनके पास मैं जा रहा था, मैं बोला दादा क्या है, फ्रूट कहाँ है, न्यू फ्रूट कहाँ है? बोले अभी मार्केट इतना हाई रेट चल रहा है, क्योंकि रमजान के टाइम पे ऐसे, मतलब नॉर्मल जो मुस्लिम का जो त्योहार के कारण मुस्लिम लोग खुद भी बहुत फल खाते हैं, नॉर्मल जो मार्केट डिमांड होती है उसके ज्यादा डिमांड हो जाते हैं। ठीक है,
अब और उसका और भी चीज क्या है, मतलब क्योंकि इनका उस टाइम पे फास्टिंग चलता है, तो थोड़ा सा बिजनेस में भी इनका थोड़ा सा, क्या बताऊं सर, फुल टाइम नहीं रहता है। क्या साहिल, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ साहिल, ऐसा यस होता है सर। ना? तो क्या हो रहा, पूरा हमारा कोलकाता का जो मछुआ मार्केट है, इसमें मैक्सिमम जो फ्रूट सेलर हैं, माने बड़े बड़े जो डीलर हैं, ये मुस्लिम है। अब इसके कारण क्या हुआ कि पूरा मार्केट में, फल का मार्केट में ना एकदम एक इन्फ्लेशन जैसा आ गया। जो एप्पल मार्केट में 200 टका केजी है, वो एप्पल मार्केट में 400 टका केजी हो गया। बेसिक लेवल में जो अमरूद है, बनाना है, भयंकर स्काई रॉकेटिंग। कुछ दुकानदार पे तो मैंने देखा कि फल की जगह में सब्जी बेच रहा। मैं जेन्युइन चीज बोल रहा हूँ। मैं बोला कब से, फल कब से लाओगे? पहले रमजान खत्म हो, ईद खत्म हो, उसके बाद। मैं बोली बाप रे, ऐसे हालत है। तो ये होता है, मतलब इस टाइम पे इतना इलास्टिक, हाईली इलास्टिक हो जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे वो नॉर्मल इलास्टिक है। नॉर्मल इलास्टिक है, थोड़ा बहुत कभी बढ़ता है कभी घटता है, नॉर्मल। तो उस टाइम पे नॉर्मल इलास्टिसिटी होता है। लेकिन ईद के टाइम पे, रमजान के टाइम पे सिचुएशन बहुत ही स्काई रॉकेटिंग हो जाते हैं। मतलब मेरा कोलकाता मार्केट का तो मेरा यही एक्सपीरियंस है, बाकी जगह में अपना अपना होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, हर चीज को रियलाइज किया जा सकता है। हर चीज को आप जिसको चाहोगे उसको इकोनॉमिक से रिलेट कर सकते हो। जस्ट सोच होना चाहिए। स्टॉक मार्केट हो, फल मार्केट हो, ठीक है सर, या फिर एयरलाइन का टिकट हो या होटल का टिकट हो, जिसे चाहो उसे फील कर सकते हो। बस कोर नॉलेज होना चाहिए। अब आगे देखो। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी वन, इलास्टिसिटी मोर देन वन, लेस देन वन, ये सब क्या चीज है। अब अगर ये मैथमेटिकली अगेन इलास्टिसिटी अगर 2 है, मार्जिनल रेवेन्यू 5 है, तो ये 2.5 पॉजिटिव में खत्म होगा, माने मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 माने 0.5 ले लेते हैं, अगर आप पुट करोगे ना तो -5 हो जाएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इक्वल्स 1 होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। अगर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हाई रहते हैं, ग्रेटर देन 1 रहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा। और अगर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कम रहते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। सर आप लोग क्या चाहते हो, बिजनेसमैन क्या चाहेगा? कौन सा चीज पसंद करेगा एक बिजनेसमैन? पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू, जीरो मार्जिनल रेवेन्यू की नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू? एक बिजनेसमैन क्या एंजॉय करता है? अरे क्या चाहोगे, कौन सा चीज क्या रहे, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव अच्छा है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 अच्छा है, कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव अच्छा है? बोलो ना, जो समझ में आ रहा है बोलो ना कोई। पॉजिटिव सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। पॉजिटिव चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जब तक पॉजिटिव रहेगा, टोटल रेवेन्यू भी उतना ही पॉजिटिव लेवल में रहेगा। हर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू गिर जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, तो बिजनेस के लिए सिचुएशन चिंताजनक हो सकता है। तो आप देखो कि आपकी बिजनेस में इलास्टिसिटी लेवल क्या है, आपके बिजनेस पे सिचुएशंस वाइज इलास्टिसिटी लेवल क्या है। जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो, जिस सर्विस का बिजनेस करते हो, आप देखो कि कौन से टाइम पे क्या होता है, किस टाइम पे डिमांड आता है, किस टाइम पे डिमांड लो रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस के बारे में सोचो। तो नेगेटिव इज ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेबल। बट सर क्या है ना, एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हो जाता है। बट अगर हो जाए तो आपको कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स क्या है सर, मनी मेकिंग मशीन्स है, साइंस है। तो आपको कहीं ना कहीं एज ए बिजनेसमैन, एज ए फैमिली मैन इनकम तो करना है। तो आप सोचो कि अगर ये नहीं चल रहा है तो क्या चलेगा, कौन सा चीज चलेगा, किस तरीके से चलेगा, सोचो तो सही। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू वो चीज होते हैं जो बूंद बूंद से सागर बनाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर, डॉट 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 से सागर। जैसे मानो कि अगर आपको
प्यास लगता है, प्यास समझते हो? अरे व्हेन यू आर थर्स्टी, ठीक है, जब आप थर्स्टी हो माने बेसिकली प्यास लगा है, आप कितना ग्लास पानी पी सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे मैं 5 ग्लास लिया, तो 5 ग्लास पानी को क्या बोलेंगे सर? टोटल रेवेन्यू। और ये जो 1+1+1+1+ हुआ ना, ये एक एक ग्लास पानी को क्या बोलेंगे बोले तो? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल। थैंक यू सर। ये एक एक जोड़ जोड़ के ही टोटल बढ़ता है, और टोटल जितना बढ़ेगा एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। तो बूंद बूंद से सागर बनता है। मार्जिनल कभी भी नेगेटिव हो जाए ना किसी भी सिचुएशंस के लिए, बहुत ही खतरनाक चीज हो सकता है। मैंने ज्यादा दिन तक रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर कभी भी ये रेवेन्यू थोड़ा कब कब हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब जा सकता है? जब मार्केट डिमांड खराब हो, प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी खराब हो। समझ रहे हैं सर? ठीक है, तो ये होता है इलास्टिसिटी के साथ रेवेन्यू का कनेक्शन, जोर का कनेक्शन है, जोर का कनेक्शन। अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, और ग्राफ भी सिखाऊंगा, इसमें एक्चुअली पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्री मेथड यूज किया गया है। ये एक्चुअली डिमांड चैप्टर में भी है। एक्चुअली ये डिमांड चैप्टर के साथ कनेक्टेड एरिया है। तो जिन लोगों ने डिमांड चैप्टर, अच्छा मैं एक चीज छोटा सा पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक डिमांड का चैप्टर नहीं किया, क्या उनको समझ में आ रहा है या समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? मैं एक्चुअली आप लोगों को सारा पॉइंट सिंप्लीफाई किया। जिन्होंने कर चुका पहले डिमांड का चैप्टर उनको थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, पर जिनको डिमांड अभी तक जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी कनेक्टेड हो गया होगा। क्या हुआ है कि नहीं हुआ है? तुषार को हुआ है? तुषार बोल। यस सर। हुआ है ना सर? देखो जबरदस्ती तो पूछा है नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं कुछ दिन बाद आप लोगों को डिमांड पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को डिमांड रिलेटेड हर बात समझ में ऐसे भी आ जाएगी। लेकिन अभी मार्केट की जरूरत के हिसाब से मैं कुछ कुछ चीजें बीच बीच में बता देता हूँ, ठीक है, जहां जहां जरूरत है मैं बता दूँ। इसमें मेरा मेहनत बढ़ रहा है, आप लोगों को तो बस दिमाग लगा के सुनना है। एवरेज रेवेन्यू इज डिमांड कर्व एंड अंडर द पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, एलएस बाय यूएस। ये एक्चुअली ना, ये जो पॉइंट मेथड है ये किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी मेजर करने का, इलास्टिसिटी मेजर टेक्निक है ये। ऐसे इलास्टिसिटी मेजर करने का 2-3 फेमस टेक्निक है। टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, ठीक है। इनमें से सबसे फेमस है आर्क एंड पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट मेथड को यूज किया जाए। अब ये पॉइंट मेथड क्या है ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। Price elasticity of demand is already explained that at the midpoint of demand ed equals to 1, top point में ed equals to infinity and lower point में ed equals to 0, and same has been shown in the above figure. चलो मैं फिगर this this यहाँ पर भी है, और this is the graph। अब ध्यान से देखो सर। अच्छा सर, आप लोगों को तो पता है ना, ये ग्राफ मैं पहले भी सिखाया था। मोनोपोली का जो मेन ग्राफ, मतलब ग्राफ है मोनोपोली बिजनेस का, उसमें एवरेज रेवेन्यू जो होता है वही डिमांड का होते हैं। दिस इज एंड मार्जिनल रेवेन्यू वाई एक्सिस और एवरेज रेवेन्यू के ठीक बीचों बीच रहते हैं। और इसका मैंने प्योर एनालिसिस दिया था कि ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है मैं पूरा लास्ट क्लास में बता के रखा। अब आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज आप लोगों को पता है कि इन द मोनोपोली बिजनेस, इन द मोनोपोली बिजनेस एवरेज रेवेन्यू और डिमांड सेम है। और डिमांड कर्व जो है ना सर, ये अगर एक डिमांड कर्व कार्व है, इसका जो मिड पॉइंट है, ध्यान से देखो सर,
इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 समझा जा रहा है। 3 पॉइंट्स इसको डिनोट किया गया सर, इसीलिए नाम है पॉइंट मेथड। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, मैंने सॉरी ऐसे कर देते हैं, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। पॉइंट दिखा है सर, पॉइंट दिख रहा है ना। ये जो बीच का पॉइंट है ये डंडा का मिडिल पॉइंट है, मैंने ये डिमांड का मिडिल पॉइंट है। ओके ना, हेलो, ये जो बीच का पॉइंट है ये मिडिल है कि नहीं? Yes. हाँ तो किसी भी डंडा को, किसी भी लाठी को, लाठी समझते हो ना, किसी भी लाठी को बीच से तोड़ोगे तो 50-50 में टूटेगा। तो इधर 50 इधर 50, तो बीच का क्या होगा? अरे इधर 50 इधर 50, मैंने इधर 0.5 इधर 0.5, 50% 50%, मैंने बीच का 100%, मैंने 1, ठीक है, मैंने 0.5 प्लस 0.5। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो किसी भी चीज को, यस सर बोलो। बुझे बुझे। ओके सर, तो बीच वाला चीज हमेशा ऐसे ही 1 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा, जितने आप नीचे की तरफ आओगे इलास्टिसिटी लेस हो जाएगा, जितना ऊपर की तरफ चढ़ोगे इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे 2-3 रीजन है। मैथमेटिक रीजन ये है कि किसी भी चीज को, जैसे क्या लैंग्वेज क्या बोला सर, फॉर्मूला क्या बोला? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। इसको ना मुझे थोड़ा सा डिमांड का जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा मुझे लेके जाना पड़ेगा लग रहा है। चलो 2 मिनट में आपको अभी डिमांड का वो एग्जाम्पल एक बार बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही चीज है, दिस वन दिखाई दे रहा है सर, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी मेथड। ये देखो सर, मिडिल में इलास्टिसिटी 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ये लेस देन 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। इलास्टिसिटी 1 है, लेस देन 1 है, मैंने 0.5, इधर ग्रेटर देन 1, 2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, 1 से ज्यादा होगा। और जितना ऊपर में जाओगे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बताते हैं सर? लोअर बाय अपर। फॉर्मूला क्या बताता है? लोअर बाय अपर। मैंने ये जो एरिया है ये लोअर को पहले लिखा जाएगा और ये जो एरिया है इसको बाद में लिखा जाएगा, मैंने नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लोअर सेगमेंट अपर में आएगा और अपर सेगमेंट नीचे आएगा। तो ऐसा करने के पीछे क्या कारण है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सी जो है सर, माने अगर सी मिड पॉइंट है तो लोअर सेगमेंट क्या होगा? ध्यान से सुनो सर, 2 मिनट बताऊंगा। इफ सी इज द मिड पॉइंट देन लोअर सेगमेंट को क्या बोलेंगे? सीई, यस और नो? और अगर सी मिड पॉइंट है तो अपर सेगमेंट को क्या बोलेंगे? एसी। अरे बचपन वाला क्लास 10th वाला जियोमेट्री नहीं याद आ रहा है? जियोमेट्री में आप लोग जो सॉल्व करते थे क्या बोलते उसको? हम लोग बंगाली में बोलते थे थ्योरेम बोलते हैं ना, संपत्ति उपपत्ति ऐसे बोलते हैं बंगाली में। अरे किया कि नहीं किया? 10th में तो था। हाँ यस 11, यस 10th में था मैथ्स में। हाँ एग्जैक्टली सर, वही चीज है। तो लोअर पार्ट सीई है, अपर पार्ट एसी है, ठीक है। अब सीई बाई एसी, सर अगर मैं बीच से तोड़ा तो सी बाई एसी को 1 बोलने से कोई गलती होगा क्या? मैं बीच में से तोड़ा एकदम बीचों बीच, तो सी बाई एसी इक्वल्स टू 1, ये सर लो। यानी सीई जितना है ये 50% है, ये भी 50%, तो सी बाई एसी इक्वल्स टू 1, ये सर नो? यस नाउ सो इलास्टिसिटी इज 1 एट द पॉइंट सी। लेकिन अब हम लोग सी पॉइंट में नहीं सर, अब हम लोग डी पॉइंट में देखेंगे।
हर पॉइंट में इलास्टिसिटी मेजर करेंगे। सी समझ गए, सी पॉइंट में इलास्टिसिटी 1 है। अब सी को भूल जाओ। डी पॉइंट में, अगर डी पॉइंट से इलास्टिसिटी मेजर करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला एलएस बाई यूएस, तो अपर में क्या होगा डीई, लोअर में क्या होगा एडी। नाउ प्लीज टेल मी, if this part is the 20% of this total curve and this part is 80% of the total curve, तो 20/80 अगर आप करते हो, 20/80, तो क्या ये 1 होगा कि 1 से कम होगा? कम होगा सर। सिंपल, समझ में आ गया ना सर? जब हम डी पॉइंट में कवर कर रहे हैं, DE/AD कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 माने क्या, पॉइंट 1/4 माने 0.25 हो जाएगा ना। और 0.25 1 से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग DE/AD कर रहे हैं, ये लेस देन 1 पार्ट है, इसीलिए देखो ये लेस देन 1 में आ गया। ये 1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 है, ठीक है, यहाँ पर 0। नाउ चेंज करो थोड़ा सा, अब इलास्टिसिटी को यहाँ से मेजर करो, इसको भूल जाओ अभी। अब बी पॉइंट में मेजर करो। बी पॉइंट से मेजर करोगे तो आपका लोअर सेगमेंट जो है वो दिस वन, तो क्या लिखोगे BE/AB। तो बी पार्ट बड़ा है ना 80%, और ये हार्डली 20% या 10%, तो 80/20 4। मैं जस्ट एग्जांपल में ये परसेंटेज लिया, बट एक चीज मुझे बताओ, 1 से बड़ा होगा कि कम होगा? 4 इज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। आई होप समझ में आ रहा होगा मैथमेटिकली भी कि क्यों ये लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट में आप देख पा रहे हो कि ईच एंड एवरी पॉइंट में इलास्टिसिटी प्रूव हो रहा है। यहाँ पर 1 भी प्रूव हुआ, यहाँ पर लेस देन 0 भी प्रूव हुआ, और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 भी प्रूव हुआ। नाउ आपके मन में चल रहा होगा सर एकदम टॉप में इंफिनिटी क्यों? सर एकदम टॉप में इंफिनिटी इसलिए है, अगर आप इस पॉइंट में इलास्टिसिटी मेजर करोगे तो आपके अपर और लोअर में कौन रहेगा सर? हाँ, आपके अपर और लोअर में कौन रहेगा? माने AE/EA, कुछ भी कर लो आप, AE/EA क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, असीम हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और लोअर पॉइंट में भी एक प्रॉब्लम क्या है कि एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है ये 0 होता है, माने सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? 0। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन्फिनिटी से जाने का रास्ता है 0 से शुरू होता है, 0 के बाद इनफाइनाइट होता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिन्होंने 0 का डिस्कवर किया था। और इंडिया क्यों 0 डिस्कवर किया था? शून्य, शून्य क्यों इंडिया डिस्कवर किया था, इसके पीछे भी बहुत सुंदर सा कहानी है। इट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, बट मैथमेटिक्स, इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स की व्हाई इंडिया फाइंड्स 0। कभी बोलूंगा सर, कभी बोलूंगा। चलो अभी आज नहीं सर, आज माथा के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस डंडी को ध्यान से सुनना सर, ये मैंने आपको पॉइंट वाइज समझा दिया। इसको ना मैं एक ह्यूमन बॉडी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। ह्यूमन बॉडी, आप लोग बायोलॉजी के क्लास में ह्यूमन बॉडी देखे हो कि नहीं देखे? अरे बायोलॉजी क्लास में आप लोग ह्यूमन बॉडी देखा है कि नहीं देखा है? प्लीज टेल मी। हाँ या ना? हाँ। सर मैं हाँ ज्यादा, सर। ओके सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर, एक छोटा सा चीज आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि एक ह्यूमन बॉडी जैसे होता है ना, ये अगर एक डिमांड कर्व है या फिर एक पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर है, इसके बेसिस में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ
कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, चलो मैं इसको डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, ये अगर इस पॉइंट में हमारा इलास्टिसिटी कितना है, प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। बोलो ना, ये जो 0 पॉइंट है वन 0, सर ये आपका शरीर का मिडिल पॉइंट है, वेस्ट एरिया है, ये 0 कैसे हो सकता है? 1 1 1। थैंक यू सर। मजा का बात है सर, आप अपने बॉडी को इस पॉइंट से यहाँ तक ला सकते हो कि नहीं ला सकते, मैंने पूरा इसको बीच से, आप अपने पूरा हेड को यहाँ तक, अगर कोई एकदम कंप्लीट फ्लेक्सिबल होता है ना, वो पूरा अपने सर को यहाँ तक लेके आ जाता है, आता है ना, और पूरा हाथ को एकदम नीचे तक लेते लेता है। तो बेसिकली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी का जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी 1 है। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगा नी में, बोलो। 0.25 समथिंग लाइक दैट, मैंने लेस देन लेस 1। देन less than 1 सर अपर पार्ट मैंने आपका जो, चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। आपका हेड जो है ना सर, आप चाहो तो आसमान की तरफ कितना भी दूर तक देख सकते हो, है ना, या फिर आप जरूरत पड़ने से एज पर दी फ्लेक्सिबिलिटी आप ऊपर पे कूद भी सकते हो, है ना, जो लोग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, कर सकते हैं, और एज वेल एज अपना हेड को ऊंचा कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट में हमारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और फीट में इलास्टिसिटी 0। हम लोग नीचे और कहाँ जाएंगे सर, ठीक है। तो डिमांड कर्व हो या फिर डिमांड कर्व या फिर पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी, हर चीज में ये चीज प्रूव हो सकता है। हाँ बोलो सर, बोलो। सर जब नीचे नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, या फिर ऊपर इंफिनिटी है तो नीचे भी इंफिनिटी होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा कैसे होगा, एक एक तो एरिया होगा सर, नीचे 0 है, इधर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बने। आप सोचो, आप जहां मिट्टी में खड़े हो सर, एक चीज सोचो, बहुत तरीका हो सकता है समझाने का। आप इस वक्त जहां पर अपने, जहां जिस घर में आप हो अभी, वो लैंड जो है, वहां से लेके आसमान तक आप देखने का कोशिश करो। छत पे चले जाओ, आप अपनी छत को क्या मानोगे, 2 मिनट के लिए 0 मानोगे ना, और आसमान को आप क्या मानोगे, आसमान को 0 मान सकते हो सर? नो सर। वो इनफाइनाइट है ना, असीम है, कहीं तक भी जा सकते हो, इसलिए अपर लेवल को इनफाइनाइट डिनोट किया गया, ठीक है, और लोअर लेवल को 0 डिनोट किया गया। अब मैं ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनाऊंगा आप लोग, क्योंकि ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं अब कभी बताऊंगा आप लोग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में, ये 0 से लेके इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो पॉइंट मेथड है, मीट पॉइंट में इक्वल 1 है, बाकी जैसे जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर एक पॉइंट पूछते हैं एग्जाम में, ये पूछते हैं कि डिमांड कर्व, ठीक है, एक डिमांड कर्व का जो इलास्टिसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। क्या होता है सर, 0 टू, इट्स अ फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन। एक डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी 0 से लेके इनफाइनाइट लेवल तक हो सकता है। दिस इज द 0 लेवल, दिस इज द इनफाइनाइट लेवल। मैं आप लोगों को थोड़ा अलग अलग तरीके से जियोमेट्री मेथड, इसको पॉइंट मेथड बोलते हैं, जियोमेट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट मैं आप लोगों को कोशिश किया अभी जरूरत के हिसाब से बताया, बाकी डिमांड के क्लास में और बताऊंगा। अब चलो सर, जिस पॉइंट को प्रूव कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। सर अभी आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है इस ग्राफ में, कि ये इक्वल 1 क्यों है, ये लेस ग्रेटर देन 1 क्यों है, ये लेस देन 1 क्यों। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो सर, कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एक मोनोपोली बिजनेस जब जब उसका एवरेज रेवेन्यू
और मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे गिर रहा है, उसका टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये मोनोपोली बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। और इस एरिया में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है सर, मैंने यहाँ पर इक्वल पॉइंट से, ये जो इक्वल्स 1 पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ से मैं नीचे तक खींच रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक सेंट्रल पॉइंट मिल रहा है, ये बेसिकली टोटल रेवेन्यू का हाईएस्ट पॉइंट है। बट आप एक चीज गौर नहीं किए शायद, दिस साइड जहां इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, वहीं पर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जब इलास्टिसिटी इक्वल्स 1 है, रेवेन्यू हाईएस्ट में है। जब इलास्टिसिटी गिर रहा है, तब रेवेन्यू डाउन जा रहा है। क्या आपने देखा, ऑब्जर्व किया ये चीज? प्लीज मुझे बता दो। जब आपका इलास्टिसिटी हाई है, आपका बिजनेस का रेवेन्यू गेन होगा। मार्केट में प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर होने से आपको डिमांड बढ़ रहा है, आपको गेन होगा। तो जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हाई होता है, उस प्रोडक्ट का सर्विस का बिजनेस करने से आप अच्छा रेवेन्यू कमाओगे, करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे। लेकिन जब भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी लो हो जाएगा या इक्वल्स हो जाएगा, आप समझ लेना कि आपका रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल में है, इसके बाद गिरेगा। और इसका मतलब है कि अब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी गिर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू डाउन होगा। क्लियर? इलास्टिसिटी के साथ टोटल रेवेन्यू का रिलेशन, मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन, एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन। क्लियर सर? यस सर। ठीक है। और ये एवरेज रेवेन्यू का, और एक चीज यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को मैथ सिखाया था, यहाँ मैथ के साथ भी कनेक्शन हो गया कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेशन आप कर रहे थे, एवरेज रेवेन्यू अगर 5 है, तो एवरेज रेवेन्यू 5 मान के चले थे, तो आपका एवरेज रेवेन्यू 5 था, तो मार्जिनल का क्या क्या हुआ? ठीक है, कभी 0 है, कभी 2.5 है, कभी नेगेटिव है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर इलास्टिसिटी के साथ जोड़ दिए। मार्जिनल रेवेन्यू 0 माने, इलास्टिसिटी 1। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव माने, इलास्टिसिटी मोर देन 1। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव माने, इलास्टिसिटी लेस देन 1। अब इसी चीज को आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो। मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट में पॉजिटिव रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है ना, ये पॉइंट जो है, ये मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पॉजिटिव एरिया है। इलास्टिसिटी क्या है सर? मोर देन 1 है। इस पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू, इस पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? इक्वल 0 हो गया, है ना। जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, इलास्टिसिटी इक्वल्स 1 है। उस पॉइंट में टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट पॉइंट में है। बट जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हो, प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी खराब हो गया। अब इसका मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हो, बिजनेस धीरे धीरे कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर ज्यादा दिन तक मार्जिनल रेवेन्यू हो, और ये भी चीज है आगे ग्राफ पेपर में, ये माइनस साइड है ना, ये प्लस साइड है ना ग्राफ पेपर में। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी खराब हुआ है, मार्केट डिमांड में उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब प्रोडक्ट इलास्टिक नहीं है, कुछ नया सोचो, कुछ इनोवेट करो, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ सकता है और रेवेन्यू गिर जाएगा आपका। तो समय रहते रहते सीख जाओ, समय रहते रहते सीख जाओ। जब आप बिजनेस स्टार्ट किए थे, डिमांड हाई था, इसके बाद आप एक हाईएस्ट लेवल डिमांड अचीव कर लिए, रेवेन्यू अचीव कर लिए, बट अब आगे आगे आपका प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो रहा है। तो समय रहते रहते सीख जाओ। जैसे बिग बाजार का बिजनेस, शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस है इंडिया में, ये बिग बाजार ने दुनिया को दिखा, भारत को दिखाया। यस और नो? हेलो? आम आदमी को शॉपिंग मॉल, हेलो, आम आदमी को शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट कौन दिखाया? रिच लोगों का अलग बात है, शॉपर स्टॉप, ठीक है, बहुत सारे और भी मॉल है सर, जो सिर्फ रिच लोग एक्सेस करता था। लेकिन मिडिल क्लास को शॉपिंग मॉल कौन दिखाया? बिग बाजार ने दिखाया, भारत के कोने कोने में। तो ये अच्छा आइडिया था। लेकिन बिग बाजार ने जब हाईएस्ट लेवल रेवेन्यू अचीव कर लिया,
उस टाइम पे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आ चुका था। बिग बाजार बोला तो ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर नहीं हो सकता, ये बिग बाजार ने बोला था, किशोर बियानी जी ने, और खुद बोला कि मैं कभी ऑनलाइन नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम पे फ्लिपकार्ट अमेजन का मार्केट बढ़ रहा था, बिग बाजार के पास मौका था ऑनलाइन को डेवलप करने का, बट बिग बाजार ने चेंज नहीं किया और मार्केट हाथ से चला गया और रेवेन्यू गिर गया और इलास्टिसिटी भी खत्म हो गया। समझ में आया? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सर। सोमनाथ, तुषार, बोलो सर। अरे सब कनेक्टेड हो, বোঝা যাচ্ছে? किसी का आवाज नहीं आ रहा है क्या? कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। मैंने आज जितना पढ़ाया इसको घर पे ना गो थ्रू करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मोनोपोली बिजनेस में इक्विलिब्रियम कैसे होता है और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होता है और ऑलिगोपोली बिजनेस बताऊंगा, तब जाके मार्केट का चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है सर? मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा समय लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर में पढ़ाई करो अच्छे से। अच्छा, कल जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आना है, क्रिश एंड तुषार, कल दोपहर को आ जाना। सोमनाथ भी आ जाना एक बार, ठीक है? कल 3-3:30 बजे। साहिल कल मत आ, मैं फिर कभी बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके सर। क्रिश, बुझতে পেরেছিস? सर जो कल के आसते डॉक्यूमेंट हुए लगेगा थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, क्रिश को और तुषार को मैं डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है? अच्छा, साहिल को भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है ना तो साहिल तू भी करवा ले, ठीक है? एक दिन आके मिल ले, मैं बताता हूँ, या फिर हो सके तो कल ही आ जा, कल ही आ जा साहिल, साहिल भी आ जा, एक बार बात करके चले जा। ठीक है साहिल, अगर समय होगा तो कल आ सकता है। ठीक है सर। ओके, 3:30 बजे आ जाना। क्रिश और सोमनाथ कल डॉक्यूमेंट्स लेके आना, कल रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, और सोमनाथ भी आ কি जाना। ডকুমেন্টস লাগবে? আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কি কি ডকুমেন্টস লাগবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। ওকে। সোমনাথ তো চলে আসবি। ओके, ठीक है सर, कल 3:30 बजे मिलते हैं फिर ऑफलाइन में। ओके सर, बाय सर। थैंक यू, बाय। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कुछ लेके नहीं ना आऊंगा? नहीं, कुछ नहीं लाना है, कुछ मतलब एग्जाम नहीं लेंगे, ठीक है? ऐसे ही आप कॉपी लेके आना, कॉपी पेन लेके आना। ठीक है सर। ठीक है।